कल्पना कीजिए एक ऐसे तारों के पुल की जो मिल्की वे से सीधा एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जितना विशाल हो, और उसकी जब हम यात्रा करें तो हमें वहां अरबों तारे एक सीधा रोड बनाते हुए नजर आए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही कल्पना में खो रहा हूं, तो जिस चीज के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं वो स्पेस साइंस में पहली बार इतने बड़े आकार में खोजी गई है कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी उनके सामने छोटी लगे। तो आखिर ये चीज क्या है, क्यों वैज्ञानिक इस पर लगातार स्टडी कर रहे हैं, और क्या सच में तारों का इस तरह का कोई पुल हो सकता है? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ एक बार फिर से ब्रह्मांड में गैलेक्सी और तारों की यात्रा पर, जहां आप मेरे स्पेसशिप में बैठकर उस स्टार की ओर भी जाएंगे जो वॉयेजर 1 से भी 135 गुना तेजी से गैलेक्सी को छोड़कर भाग रहा है। तो चलिए अपनी यह यात्रा शुरू करते हैं। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में एक एवरेज साइज गैलेक्सी है। करीब 1 लाख लाइट ईयर लंबी और 1600 लाइट ईयर चौड़ी आकाशगंगा लगभग 200 अरब तारों का घर है। यहाँ इतने तारे हैं कि इन्हें आप गिनने बैठोगे तो आपको 6500 साल ही लग जाएंगे। पर इससे भी 2 गुना विशाल हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। करीब 1000 अरब तारों को अपने में समाई आकाशगंगा बहुत बहुत विशाल है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये दोनों आकाशगंगा ऐसी ही 52 और गैलेक्सी के ग्रुप में आती हैं, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। अब यही लोकल ग्रुप दूसरे विशाल ग्रुप्स के साथ मिलकर के और बड़ा ग्रुप बनाता है, जिसे हम एक क्लस्टर कहते हैं। और इन्हीं क्लस्टर के साथ मिलकर के एक विशालकाय सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। हमारा लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, पर हम इस सुपर क्लस्टर को सही से कभी ना तो देख सकते हैं और ना ही स्टडी कर पाते हैं। इसके विशाल आकार के कारण हम इसे सही से नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिक फिर इस तरह के सुपर क्लस्टर को स्टडी करने के लिए करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी खास क्लस्टर पर फोकस करते हैं, और फिर उसकी स्टडी करके हमारे लोकल ग्रुप और विर्गो सुपर क्लस्टर के बारे में अनुमान लगाते हैं। इसी तरह का एक क्लस्टर हमारी गैलेक्सी से 32 करोड़ लाइट ईयर दूर है, जिसे एस्ट्रोनॉमी साइंस में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। द कोमा क्लस्टर सबसे ज्यादा रिसर्च किए जाने वाला क्लस्टर है, जिसके अंदर करीब 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। यहाँ मौजूद 20 सबसे ब्राइट गैलेक्सीज को आप अपने टेलीस्कोप में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी गैलेक्सी क्लस्टर को सबसे पहले देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था। यहाँ पर मौजूद गैलेक्सी एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रही थीं। वैज्ञानिकों को लगा कि ये क्लस्टर अब बिखर सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कैलकुलेशन और ग्रेविटी को माप कर ये पाया कि इस गैलेक्सी में कोई अज्ञात चीज है जिसका मास इतना ज्यादा है कि वह लगातार एक्सपेंड होती गैलेक्सीज को बांधे रख रहा है। वैज्ञानिकों ने फिर इस चीज को डार्क मैटर नाम दिया। करंट स्टडी की माने तो कोमा क्लस्टर का 90% मास आज भी डार्क मैटर के कारण ही है। इसी तरह हमारी गैलेक्सी में भी 85% मास डार्क मैटर है। यही डार्क मैटर हमारी गैलेक्सी को स्पाइरल शेप देता है और इसे ग्रेविटेशनली बाउंड रखता है। खैर, डार्क मैटर से आगे बढ़ते हुए हाल में ही वैज्ञानिकों ने इसी क्लस्टर में एक ऐसी चीज देखी है जिसे इससे पहले आज तक नासा और इसरो या किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं देखा था। यह चीज आकार में मिल्की वे गैलेक्सी से भी 10 से 15 गुना विशाल है, पर इसे पहली बार डिटेक्ट किया गया है। तो आखिर ये क्या चीज है और क्यों कोमा क्लस्टर में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, आइए जानते हैं। 30 नवंबर 2023 वैज्ञानिकों ने पहली बार एक रिसर्च पब्लिश की, जिससे पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने किसी गैलेक्सी क्लस्टर में तारों की एक ऐसी स्ट्रीम यानी एक लाइन देखी जो आकार में हमारी आकाशगंगा से 10 गुना विशाल थी। यह तारों की एक विशाल नदी की तरह दिखाई दे रही थी। करीब 17 लाख लाइट ईयर में फैला तारों का यह झुंड आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया था। ये इस तरह से छिपा था कि इसे किसी खास टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता था। आप स्क्रीन पर कोमा क्लस्टर के इन विशाल गैलेक्सीज के नीचे इस स्टेलर स्ट्रीम को देख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही धुंधली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक विशाल नदी की लहर हो। वैज्ञानिकों ने इसका नाम जायंट कोमा स्ट्रीम रखा है। ये अब तक की खोजी गई सबसे विशाल तारों की स्ट्रीम है। पर यह कैसे बनती है और क्यों इसे गैलेक्सीज और उनके विशाल क्लस्टर में देखा जाता है, इसे लेकर आज भी रहस्य कायम है। वैज्ञानिक इन स्ट्रीम को बेहद खास टेलीस्कोप के जरिए देखते हैं। ये खास टेलीस्कोप गैलेक्सी के हेलो को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। गैलेक्टिक हेलो को हम पृथ्वी पर लगे विशाल टेलीस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको गैलेक्टिक हेलो के बारे में 1 मिनट में बता देता हूँ। इसके जरिए ही हम इस विचित्र स्ट्रीम को आगे समझ पाएंगे। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो आप इसे स्पाइरल फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो जिस गैलेक्सी को हम देख रहे हैं वो उसकी विजिबल कंपोनेंट है।
पर जो इस गैलेक्सी के बाहर एक लाइट देखी जा सकती है उसे ही हम गैलेक्टिक हैलो कहते हैं। आसान भाषा में आप इसे गैलेक्सी की एक भारी चमकती हुई रिंग भी समझ सकते हैं। पर यह हैलो 3 वजह से बनता है, जिसमें पहला है स्टेलर हैलो, यानी तारों के महाविशाल ग्रुप्स जिन्हें हम ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं, जो गैलेक्सी के बाहर होकर भी एक तरह से इसका हिस्सा हैं। वे अपनी चमक से गैलेक्सी के रीजन को और आगे बढ़ा देते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे तारे हैं जो स्पाइरल फॉर्म से दूर गैलेक्सी के ही चक्कर लगाते हैं और इसी का हिस्सा होते हैं। ये सभी तारे हमारे सूर्य से बहुत पुराने बने हैं और कुछ तो खत्म भी हो चुके हैं। 12 अरब साल पुराने तारों को जब हम मिलाते हैं तो इससे मिल्की वे गैलेक्सी और विशाल लगने लगती है। आप इस इमेज में स्टेलर हैलो को देख सकते हैं। वहीं दूसरा रीजन है हॉट हाइड्रोजन गैस। हमारी गैलेक्सी में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन के बादल हैं जो ग्लो करते हैं। 2012 में वैज्ञानिकों ने इसी तरह के बादलों को एक खास वेवलेंथ पर डिटेक्ट किया था। ये गैस का रीजन गैलेक्सी के बाहरी क्षेत्र को कवर कर लेता है और ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। इसे गैलेक्टिक कोरोना भी कहा जाता है। वहीं तीसरा रीजन जो गैलेक्टिक हैलो बनाता है वो डार्क मैटर है, पर हम इसे देख नहीं सकते हैं और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो इसी गैलेक्टिक हैलो और साथ में पास की 123 गैलेक्सी के डेटा को वैज्ञानिक एक सर्वे के जरिए लगातार कई सालों से पढ़ रहे हैं। इस सर्वे को हेरोन और कहीं तो हेलोस एंड एनवायरनमेंट्स ऑफ नियर बाई गैलेक्सीज का नाम दिया जाता है। इसी सर्वे को और आगे बढ़ाने के लिए जब वैज्ञानिक कोमा क्लस्टर में गैलेक्सी से दूर पुराने स्टार क्लस्टर यानी ग्लोबुलर क्लस्टर को पढ़ रहे थे, तभी उन्हें ये विचित्र स्ट्रीम दिखाई दी है। ये स्ट्रीम तभी बनती है जब आसपास की आकाशगंगाओं में मौजूद पुराने तारे अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। मिल्की वे में ये नेबुला की वजह से होता है। तो गैलेक्सीज क्लस्टर में आसपास की गैलेक्सीज की ग्रेविटी के कारण कई तारे इस तरह से बाहर आकर एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि हमें इस तरह की स्ट्रीम दिखाई पड़ती है। फिलहाल जिस स्ट्रीम को हमने कोमा क्लस्टर में खोजा है वो बहुत ही विशाल है। अगर हम इन तारों को मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच पर रख दें तो इतनी बड़ी होगी कि ऐसा लगेगा मानो किसी ने इन गैलेक्सीज के बीच तारों का एक विशाल पुल बना दिया हो। द जायंट कोमा स्ट्रीम को देखकर वैज्ञानिक अब डार्क मैटर को देखने के और करीब आ गए हैं। इस स्ट्रक्चर के विशाल आकार को देखकर लगता है कि इसके पीछे डार्क मैटर का ही हाथ है। गैलेक्सी में विजिबल यानी दिखाई दे रहे तारों, ब्लैक होल्स और नेबुलास में इतना मास नहीं है कि वे ऐसे विशाल स्ट्रक्चर को बना सकें। डार्क मैटर के कारण ही ग्रेविटी इस तरह से ट्विस्ट हुई है कि तारों की इस तरह की स्ट्रीम बन पाई है। अगर वैज्ञानिक इस तरह के विशाल कई स्ट्रक्चर खोज लेते हैं तो वे फिर कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इनके बनने की प्रक्रिया को और आसानी से समझ पाएंगे और इस रहस्य का भी खुलासा कर सकेंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इस तरह की कई तारों की स्ट्रीम है। इनके विशाल गैलेक्टिक हैलो में हमें ये दिखाई भी देते हैं, पर ये द जायंट कोमा स्ट्रीम के सामने बहुत ही ज्यादा छोटी हैं। वैज्ञानिक जायंट कोमा स्ट्रीम के इसी विशाल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि आखिर तारों की स्ट्रीम किसी गैलेक्सी से 10 से 15 गुना विशाल कैसे हो सकती है। हालांकि स्पेस में बाकी मौजूद स्ट्रक्चर जैसे कि स्टार और ब्लैक होल्स की तुलना में ये जायंट स्ट्रीम बहुत ही कम टिकती है। गैलेक्सी के मूवमेंट और लगातार फैलते यूनिवर्स के कारण इनकी शेप बहुत जल्दी बिखरती है। इसलिए इन्हें स्टडी करने के लिए हमें जल्द ही कुछ शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद चाहिए होगी, तभी हम इन्हें समझ पाएंगे। अगर हम इन्हें समझ गए तो हम गैलेक्सी में मौजूद 85% मैटर यानी डार्क मैटर को भी समझ पाएंगे। ग्रेविटी के कारण बनी तारों की स्ट्रीम अपने आप में विचित्र हो, पर इससे भी विचित्र चीज इस ब्रह्मांड में होती ही रहती हैं। कभी कभी कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनकी होस्ट गैलेक्सी पसंद नहीं करती और उन्हें गैलेक्सी के बाहर भेज देती है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें रनअवे स्टार भी कहा जाता है। हालांकि टेक्निकली ये हाइपर वेलोसिटी स्टार की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी चीज को अगर अपने ग्रह, चंद्रमा, तारे या फिर गैलेक्सी की ग्रेविटी से बाहर जाना है तो उसे एक खास वेलोसिटी से ज्यादा गति करनी होगी, तभी वह इनकी ऑर्बिट से निकल सकता है। इस खास वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। अगर आपको पृथ्वी से सीधा स्पेस में जाना है तो आपको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, तभी आप इससे भाग सकते हो। उसी तरह अगर आपको मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना है तो आपको 594 किलोमीटर पर सेकंड या कहें तो 3,38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए, तभी आप मिल्की वे और इसके विशाल हैलो से निकल जाएंगे। तो जो भी तारा इस स्पीड से तेज गैलेक्सी में होता है वह एक ना एक दिन इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर हो ही जाएगा। इस तरह के तारे जिनकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है उन्हें वैज्ञानिक हाइपर वेलोसिटी स्टार
कहते हैं। इसी तरह का एक तारा मिल्की वे गैलेक्सी में वैज्ञानिकों को मिला है जिसकी स्पीड की तुलना कोई दूसरा स्टार नहीं कर सकता है। आप इसे ब्रह्मांड का सबसे फास्टेस्ट मूविंग स्टार भी कह सकते हैं। J0927 नाम का ये स्टार हमारी गैलेक्सी को लगभग 2286 किलोमीटर पर सेकंड और कहीं तो 82,27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से छोड़ रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हर घंटे पृथ्वी से चंद्रमा तक की 25 गुना दूरी को तय कर लेता है। इसी तरह के कई हाइपर वेलोसिटी स्टार हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं जो लगातार गैलेक्सी को छोड़ रहे हैं। इनके नजदीक जब विशालकाय सुपरनोवा धमाका होता है तो उसकी फोर्स या फिर ब्लैक होल की शक्तिशाली ग्रेविटी से प्रभावित होकर इनकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर ये गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। पर गैलेक्सी से बाहर होने के बाद भी ये किसी खास क्लस्टर का हिस्सा ही रहते हैं और जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक ये उसी क्लस्टर में मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि द जायंट कोमा क्लस्टर में इस तरह के हाइपर वेलोसिटी स्टार भी हो सकते हैं जिसके कारण हम इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। खैर ये हाइपर वेलोसिटी स्टार क्या होते हैं और क्यों ये रॉग स्टार यानी भटकते हुए तारों से अलग ही तरह से गैलेक्सी से बाहर चले जाते हैं, इस पर मैं अगले पार्ट में आपको लेकर चलूंगा। फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी पहेली ये जायंट कोमा स्ट्रीम और इसका विशाल आकार है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य अगर इससे कुछ भी हद तक सुलझ पाया तो हम बहुत कुछ यूनिवर्स के बारे में जान सकेंगे। ये हमारे लिए आइंस्टाइन मोमेंट होगा, यानी हम अपनी समझ से आगे किसी चीज को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने मिल्की वे गैलेक्सी से भी 10 गुना विशाल तारों की एक ऐसी नदी या कहें तो स्ट्रीम के बारे में बात की है जिसे पहली बार वैज्ञानिकों ने इतने विशाल रूप में देखा है। इसके जरिए डार्क मैटर का रहस्य सुलझ सकता है और हम ये जान सकते हैं कि डार्क मैटर कैसे ग्रेविटी को प्रभावित करता है और क्यों ये ग्रेविटी को छोड़कर किसी दूसरी फोर्स से इंटरेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा हमने हाइपर वेलोसिटी स्टार J0927 के बारे में समझा जो इस समय ब्रह्मांड का सबसे तेज तारा है। ये वॉयेजर 1 से भी 135 गुना तेज स्पीड है। आज तक हम इतने तेज स्टार को कभी नहीं खोज पाए थे। इन चीजों को देखकर लगता है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कितना विचित्र है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पर जी भर के कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।